यस मैम। आज हमारा बिजनेस लॉ का लास्ट टॉपिक रह गया, ठीक है, अनपेड सेलर वाला। हाँ जी मैम। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, आज का हमारा टॉपिक है अनपेड सेलर और उसके राइट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अनपेड सेलर। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 45 में डिस्कस किया गया, ठीक है। साथ के साथ इसके सेक्शन लिखते रहो ताकि आपको बाद में रिवाइज करना आसान रहे। नोट डाउन कर लो, अनपेड सेलर सेक्शन 45। ओके, एक सेलर को अनपेड सेलर कब बोला जाता है? पहला, जब उसकी जो प्राइस की पेमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुई हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेलर हूँ और किसी ए नाम के पर्सन ने मुझसे कुछ चीज खरीदी है अराउंड 50 रुपीज की, ठीक है। तो उस 50 रुपीज में से जब तक उसने मुझे मेरे 50 के 50 रुपीज पे नहीं कर दिए हैं या पार्शियली पे किया, 25 रुपए दे दिया, 25 नहीं दिए, तब वो एक अनपेड सेलर कहा जाएगा मेरे को, ठीक है। तब मुझे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा जब मेरे प्रोडक्ट की प्राइस पेमेंट नहीं हुई है मुझे, ठीक है। दूसरा, कब बोला जाएगा मुझे एक अनपेड सेलर? जब अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है। बेसिकली जब आप लोग पेपर में डील करते हो ना, किसी प्रोडक्ट से नहीं, किसी पेपर में डील कर रहे हो, शेयर्स वगैरह होते हैं, और ये अलग अलग तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। आपका ये नेक्स्ट यूनिट है, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई कंडीशन रखी गई थी, जब दो लोगों ने आपस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेल या परचेज किया, तब अगर कोई कंडीशन रखी गई थी और उस कंडीशन को पूरा नहीं किया जाए, तब भी उसे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। पहला, जब उसकी प्राइस पेमेंट नहीं हुई है। दूसरा, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे डिसाइड की गई थी वो फुलफिल नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? पहला है, द टर्म सेलर इंक्लूड एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, ठीक है। किसी पर्सन को सेलर कब बोला जाएगा? जब वो एक सेलर की पोजीशन में है, उसने किसी चीज को बेचा है, ठीक है। एन एजेंट ऑफ सेलर टू whom the bill of lading has been endorsed, or agent who has himself paid or is directly responsible for the price। अगर कोई किसी सेलर का एजेंट भी है और उसने भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंट्रीब्यूशन किया है और उसे भी पेमेंट नहीं हुई है, तो उसे भी एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। सेलर कौन होता है? जो सेलिंग पोजीशन में है। दूसरी चीज, एक मिनट, प्रतिभा को ज्वाइन करने देता, फिर स्टार्ट करेंगे। प्रतिभा, वॉइस आ रही है अब आपको? हेलो प्रतिभा, इज इट ऑडिबल टू यू? प्रतिभा, क्या आप सुन पा रहे हो? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रतिभा, कैसे हो? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस आज का हमारा टॉपिक है सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक, अनपेड सेलर, ठीक है, जो सेक्शन 45 में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 45 सेज एक अनपेड सेलर कौन होता है? जो एक सेलर है जिसका प्राइस अमाउंट पूरा नहीं दिया गया, ठीक है। अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं कोई सामान बेच रही हूँ, मैंने कुछ सामान बेचा, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का बेचा, और वो 50,000 बोल रही हूँ, 50 रुपीज का बेचा और वो 50 रुपीज मुझे पूरे नहीं पे किए गए हैं या फिर कुछ भी पेमेंट नहीं की गई है मुझे, तो मैं एक अनपेड सेलर, ठीक है। या फिर दूसरी चीज, एक अनपेड सेलर कौन होगा? जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ये हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, कंडीशन को तोड़ा, जिसकी वजह से एक सेलर को पेमेंट नहीं हो पाई, तब भी उसे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कंडीशंस। कंडीशंस क्या होती है? पहला, सेलर किसे बोला जाएगा? सेलर वो पर्सन है
जो एक पोजीशन में है, सेलिंग पोजीशन में है, ठीक है, जो एक सेलर की जगह पे है, उसको सेलर बोला जाएगा। दूसरी बात कि अगर कोई सेलर का एजेंट है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉपकीपर हूँ, प्रतिभा मेरे लिए एज अ एजेंट वर्क कर रही है, ठीक है, और प्रतिभा ने कुछ प्रोडक्ट्स मेरे बिकवाए, पर बाद में जिसने प्रोडक्ट खरीदे थे उसने पेमेंट नहीं किया, प्रतिभा कोई पेमेंट नहीं किया, तो प्रतिभा मुझे पेमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है, तो प्रतिभा भी एक अनपेड सेलर बोली जाएगी, ठीक है। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, द सेलर शैल बी कॉल्ड एन अनपेड सेलर even when only a small portion of price remains to be unpaid. एक सेलर को अनपेड सेलर तब भी कहा जाएगा अगर सिर्फ छोटा सा अमाउंट ही उसका पेमेंट का रह गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 रुपीज की चीज थी, 49 रुपीज पे कर दिए गए हैं, अगर 1 रुपया भी बचा है ना, तब भी उसको एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक जो पढ़ाया वो क्लियर है सबको? क्या जो अब तक पढ़ाया वो क्लियर है आप लोगों को, या किसी पॉइंट में डाउट हो? चलो, नेक्स्ट पॉइंट है, it is for the non-payment of price and not for other expenses that a seller is termed as an unpaid seller. सिर्फ अगर प्राइस पेमेंट नहीं हुआ है तभी एक अनपेड सेलर बोला जाएगा एक सेलर को। अगर उसके कोई एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं हुआ है वो अलग चीज है, अगर उसको प्रोडक्ट का प्राइस पे नहीं किया गया सिर्फ तभी उसे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, where the full price has been tendered by the buyer and the seller refused to accept it, the seller cannot be called as an unpaid seller. अगर कोई बायर ने सेलर को पैसे देने की कोशिश की और सेलर ने ही पैसे लेने से मना कर दिया, तब उसे एक अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, where the goods had been sold on credit. क्रेडिट पे यानी जब उसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि शॉपकीपर कह देता है कि कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे जाना, अभी आपके पास नहीं है, तो वो सेल ऑन क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। जब आपको जो प्रोडक्ट है वो दे दिया गया है ये बोलकर कि आप बाद में पेमेंट कर देना, दैट इज अ सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है। जब गुड्स जो है वो क्रेडिट पे सेल किए गए हैं, कब इस कंडीशन में कब तक एक सेलर को अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा? जब तक इफ ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड सेलर बिकम इंसॉल्वेंट। अगर जितना टाइम, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास कोई ए नाम का पर्सन कुछ खरीदने आया था, उसने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको अभी 15 दिन में इसकी पेमेंट कर दूंगा, तो मैंने उससे बोला ठीक है 15 दिन में पेमेंट कर देना, मैंने उसे क्रेडिट पे सेल किया, ठीक है, उसको प्रोडक्ट दे दिया और 15 दिन के बाद उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं आपको 15 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। अब अगर उस 15 दिन के अंदर अंदर वो जो पर्सन था जिसने मुझसे खरीदा था सामान, वो इनसॉल्वेंट नहीं हो जाता, यानी वो मुझे पैसे देने से मना नहीं कर देता, तब तक मुझे एक अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। वो 15 दिन के अंदर अंदर अगर जिससे मुझसे प्रोडक्ट खरीदा है वो पर्सन मुझे ये आके बोल नहीं देता कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, तब तक मुझे एक अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर क्रेडिट ऑन सेल हुआ है तब फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड, अगर वो 15 दिन पूरे हो चुके हैं और वो 15 दिन पूरे होने के बावजूद मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, तब मुझे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर उन 15 दिन के अंदर अंदर वो पर्सन मुझे ये बात आके बोल देता है कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, तब मुझे अनपेड सेलर बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर वो 15 दिन पूरे हो जाते हैं और 15 दिन के बाद भी मुझे पैसे नहीं मिलते, तब मुझे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। ये केस समझ आया सेल ऑन क्रेडिट का? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट इज then only the seller can become a unpaid seller. Next है right of a unpaid seller, कि अगर कोई पर्सन अनपेड सेलर बन जाता है, एक ऐसा पर्सन बन जाता है जिसके पैसे उसे नहीं दिए गए हैं, तो इस टाइम में उसके क्या क्या राइट्स है, उसके क्या क्या हक है, ठीक है। दो तरीके से उसके राइट्स है। पहला, राइट अगेन गुड्स, के गुड्स के जिस चीज को बेचा गया है उसको लेकर उसके क्या हक है, और दूसरा
बायर पर्सनली, उसके खुद के जो बायर है उसके अगेंस्ट उसके क्या राइट है। एक सेलर के दो तरीके के हक होंगे, पहला गुड्स को लेकर, जो प्रोडक्ट बेचा गया है उसको लेकर उसके क्या हक है, दूसरा उस बायर के खिलाफ उसके क्या हक है, जिसने उसे खरीदा और पैसे नहीं दिए उसके खिलाफ उसके पास क्या हक है। ठीक है, पहला हम डिस्कस कर रहे हैं अगेंस्ट गुड्स, यानी एक अनपेड सेलर का गुड्स के खिलाफ क्या हक होते हैं। पहला है where the property in goods has passed to buyer। दो केसेस होंगे इसके अंदर भी। पहली चीज कि या तो वो जो गुड्स हैं वो बायर के पास दिए जा चुके हैं, या फिर where the property in goods has not been passed to buyer, या फिर वो गुड्स बायर को नहीं दिए गए अब तक। देखो पहला केस जब बायर के पास गुड्स जा चुके हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर वर्षा यहाँ पे एक शॉपकीपर है और मैं वहां पर एज अ बायर आती हूँ, ठीक है, और मैंने वर्षा को पैसे नहीं दिए उसके प्रोडक्ट्स के और उसका प्रोडक्ट मैं ले गई हूँ, तब पहला केस बनेगा वेयर द गुड्स हैव बीन पास्ड टू बायर, के बायर के पास प्रोडक्ट पड़ा है। दूसरा केस तब जब मैं वर्षा के पास गई हूँ, वर्षा ने मुझे कहा कि 50 रुपए की चीज है, मैंने एज अ बायर बोला कि अभी आप ये 49 रुपीज ले लीजिए, बाकी मैं बाद में दे दूंगी, और वर्षा ने बोला कि नहीं आप मुझे पहले पूरे पैसे दीजिए, मैं फिर आपको प्रोडक्ट दूंगी, तो वो सेकंड केस बनेगा। ठीक है, ओके। जहां पर where the property in goods has been passed to buyer, जहां पर गुड्स दे दिए गए हैं उसमें क्या क्या राइट्स बनते हैं। इसमें तीन तरीके के राइट्स बनेंगे, राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ सेल। इन तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताती हूँ तीनों में क्या है, और जब नोट डाउन हो जाए देन टेल मी। नोट डाउन हो गया? नो मैम। नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ाती हूँ। ठीक है, हाँ जी, किस किस का नोट डाउन हो गया और किस किस का रह गया? मैम ठीक है, बाकी प्रतिभा और पूजा आप दोनों का नोट डाउन हुआ? यस मैम। ओके, पूजा नोट डाउन हो गया? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बच्चे। ठीक है, चलो आगे पढ़ा देती हूँ। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जब राइट टू लेन होगा, ठीक है, राइट ऑफ लेन क्या होता है। राइट ऑफ लेन को डिस्कस किया गया है सेक्शन 47 से 49 के बीच में। ठीक है, लिख लीजिए इसको, सेक्शन 47 से 49 के बीच में। सेक्शन 47, ठीक है, चलो सेक्शन 47 क्या बोलता है। सेक्शन 47 सेज के राइट ऑफ लेन क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 47 में ये बात लिखी गई है दैट द राइट ऑफ लेन मींस द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द फुल पेमेंट इज रिसीव्ड। ये क्या बोलता है, राइट ऑफ लेन हमें हक देता है, एक सेलर को राइट देता है सेक्शन 47 कि अगर उसके पैसे पूरे नहीं दिए गए हैं तो वो गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक उसको पूरे पैसे नहीं दिए जाए। ठीक है, जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं हुई है तब तक राइट ऑफ लेन सेक्शन 47 ये हक देता है एक सेलर को कि वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल
कि मैं एक सेलर हूँ और मेरे पास कोई ए नाम का पर्सन गुड्स पेन खरीदने के लिए आया है, उसने मेरे 12 रुपए की पेन के बदले मुझे सिर्फ 10 रुपए दिए, 2 रुपए उसने अभी मुझे नहीं दिए, तो मैंने उसको पेन दे दिया था, बट अब राइट ऑफ लेन के अकॉर्डिंग जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं आए हैं मैं उससे पेन वापस ले सकती हूँ, मुझे मेरे पेन वापस कर दीजिए, जब आप पूरे पैसे दे देंगे तब मैं आपको ये पेन भी ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। तो सेक्शन 47 मुझे बताता है कि राइट ऑफ लेन क्या होता है। इसके बाद circumstances where the right of lane can be exercised, जहां पर right of lane को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन में right of lane खत्म हो सकता है, ये सेक्शन 49 बताता है, ठीक है। सेक्शन 49 हमें बताता है टर्मिनेशन ऑफ right of lane। कौन कौन से केस में right of lane नहीं यूज होगा, where the goods has been sold without any stipulation of credit, यानी जहां पर बिना किसी क्रेडिट के गुड्स को सेल किया गया है, वहां पर राइट ऑफ लेन नहीं लगता, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, जहां पर गुड्स को क्रेडिट पे दिया गया था पर जो हमारा सॉरी ये वो पॉइंट्स है, मैं आपको गलत बता रही थी। circumstances where right of lane can be exercised, जहां पे right of lane लगता है, टर्मिनेशन वाले पॉइंट्स अलग है, ठीक है। जहां पर right of lane लगता है, कब लगता है, जब गुड्स को सेल किया गया है विदाउट एनी क्रेडिट, यानी प्राइस पे पेमेंट हुई है। दूसरा पॉइंट, जहां पर सेल हुआ है क्रेडिट पे पर क्रेडिट का एक्सपायरी टाइम खत्म हो गया, यानी वो 15 दिन का टाइम जो मैंने आप लोगों को एज ए एग्जाम्पल दिया था कि 15 दिन का मैंने टाइम दिया कि आप 15 दिन के बाद पेमेंट कर देना, तो वो 15 दिन खत्म हो चुके हैं, तब राइट ऑफ लेन लगता है, ठीक है। थर्ड, वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। तीसरा पॉइंट, जब जो बायर है वो इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो गया है, उसके पास कोई पैसे नहीं है। नाउ अब आता है हमारे पास राइट, एक मिनट, इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, मैं आप लोगों को नोट डाउन करा रही हूँ, प्लीज लिख लीजिए। लिखो सेक्शन 49, Section 49, termination of right of lane. Termination. Termination of right of lane, Section 49. इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, उनको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट इज बाय डिलीवरी टू कैरियर, बाय डिलीवरी टू कैरियर। हो गया मैम। सबने लिख लिया? अच्छा, कहाँ पर डिलीवरी टू कैरियर का मतलब क्या है कि राइट ऑफ लेन कहाँ खत्म होगा, जहां पर फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट से दूसरी जगह पर, फॉर एग्जांपल मैंने पंजाब से हिमाचल में कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे, ठीक है। अब जब तक वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो रास्ते में थे तब तक राइट ऑफ लेन मेरे पास था, पर जब वो बायर के पास पहुंच गए हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, कैरियर के थ्रू डिलीवरी हो गई है बायर को, जो ट्रक था वो लेके जा रहा था, वो ट्रक बायर तक पहुंच गया और बायर ने पेमेंट कर दी, तब हमारा राइट ऑफ लेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, बाय वेवर। सेकंड पॉइंट, बाय वेवर, WAIVER, बाय वेवर। नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताती हूँ बाय वेवर क्या होता है। वेवर का मतलब होता है हटा देना, ठीक है।
किसी चीज को हटा देना। बाय वेवर से हमारा राइट ऑफ लेन टर्मिनेट हो सकता है, यानी गुड्स को अपने पास रखने का हक खत्म हो सकता है अगर जो सेलर है वो खुद से राइट ऑफ लेन को खत्म कर देता है। ठीक है, जब सेलर ये बोल देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेलर थी और किसी ए नाम के पर्सन ने मुझसे 50 रुपए की चीज खरीदी थी, उसने 49 पेमेंट कर दिया और 1 रुपया पेमेंट करना बाकी था। उस टाइम पे क्या हुआ कि वो सेलर मुझे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है 1 रुपए, तो अगर मैं वहां पे बोल देती कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको 50 रुपए की चीज 49 में ले जाइए, तो वहां पर मेरी साइड से वेवर हुआ, सेलर ने ही वेव कर दिया राइट ऑफ लेन को। ठीक है, समझ में आया बाय वेवर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट लिखिए, बाय प्राइस, बाय टेंडर ऑफ प्राइस। बाय टेंडर ऑफ प्राइस। बाय टेंडर ऑफ प्राइस का मतलब है कि जहां पर प्राइस की पेमेंट पूरी कर दी जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो बायर था जिसने मुझसे 50 रुपए की चीज खरीदी और 49 पेमेंट किए, अब अगर बाद में वो मुझे 1 रुपया भी पे कर देता है, यानी पूरे 50 रुपए उसकी साइड से हो गए हैं, तब हमारा राइट ऑफ लेन टर्मिनेट हो जाएगा जब टेंडर ऑफ प्राइस कंप्लीट हो गया। ये 3 पॉइंट्स थे जहां पर राइट ऑफ लेन को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकेंड इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। हमने जो पॉइंट्स लिखे थे, पहला राइट ऑफ लेन था, दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट था, अब हम गुड्स इन ट्रांजिट पढ़ रहे हैं जो आता है सेक्शन 50 से 52 के बीच में। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट जो कि सेक्शन 50 से 52 के बीच में आता है। अब ये क्या बोलता है, राइट ऑफ स्टॉपेज यानी रोकने का हक है एक सेलर को जो गुड्स हैं ट्रांजिट में। गुड्स इन ट्रांजिट कौन से होते हैं, जो सेलर की साइड से जा चुके हैं पर बायर के पास अभी नहीं पहुंचे हैं, उन गुड्स को हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी शॉप है पंजाब में, ठीक है, और ये यहाँ पे जो बायर है वो है हिमाचल में, हिमाचल में है। अब पंजाब से हिमाचल के रास्ते के बीच में मैंने अपनी साइड से ट्रक भेज दिया, जैसा भी है ट्रक की समझ लो इसको। ठीक है, यहाँ पर से मैंने ट्रक भेज दिया, अब ये रास्ते में है, ठीक है, बट अभी हिमाचल प्रदेश ये नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है और बायर सेलर की साइड से जा चुका है, यानी पंजाब से निकल चुका है, जब तक ये रास्ते के बीच में है तब तक इन्हें बोला जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, अब हमारा जो सेक्शन 50 से 52 है, ये एक सेलर को हक देता है कि जो गुड्स ट्रांजिट में है, अभी रास्ते में है, पेमेंट ना होने की वजह से वो उन गुड्स को ट्रांजिट में ही रोक सकता है। ठीक है, यानी वो रास्ते में ही उस गुड्स को रोक सकता है, ट्रक वाले को कॉल करके कि अभी आप गुड्स को आगे मत लेके जाइए, मेरे पास पूरी पेमेंट नहीं आई है, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक आप गुड्स को आगे नहीं लेके जाओ। ठीक है, right of stoppage in transit means the right of stopping the goods while they are in transit, ठीक है, to regain the possession and to retain them till the full payment is paid। उन गुड्स को रोकना और उन्हें अपने पास रख लेना, सेलर के पास ये राइट आ जाता है कि वो उन्हें अपने पास रख ले जब तक कि प्राइस पेमेंट नहीं हुआ है, पूरा प्राइस नहीं पे किया गया है। अब इसकी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है, कंडीशंस अंडर द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज। जहां पर ट्रांजिट वाली कंडीशन लग सकती है, ऐसी कौन सी कंडीशंस है? पहला, सेलर मस्ट हैव, फर्स्ट पॉइंट इज seller must have partied with the possession of goods. For example, the goods must not be in the possession of seller. ठीक है,
जहां पर जो गुड्स है वो अभी सेलर के पास नहीं है, सेलर की साइड से जा चुके हैं, और अभी जो गुड्स है वो बायर के पास भी नहीं पहुंचे हैं, वहां पे राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द बायर मस्ट बी इन कोर्स ऑफ द गुड्स मस्ट बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, यानी जो गुड्स है वो ट्रांजिट में होने चाहिए, यानी गुड्स जो है वो रास्ते में होनी चाहिए। अगर गुड्स रास्ते में है तो हमारा राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा। थर्ड पॉइंट, बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, जहां पर जो बायर है यानी जो खरीदार है वो दिवालिया हो गया है, यानी उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, उस टाइम पे हम गुड्स इन ट्रांजिट वाला जो हमारा सेक्शन है वो यूज कर सकते हैं। क्लियर हुए ये दोनों, राइट टू लेन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल आता है सेक्शन 54 में। हम लोग पढ़ रहे हैं राइट टू अनपेड सेलर, जिसमें हमने पहला पढ़ा राइट इन लेन, दूसरा हमने पढ़ा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं राइट ऑफ रीसेल, सेक्शन 54। अच्छा, रीसेल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय रीसेल? रीसेल क्या होता है? एनीवन, किसी को भी पता हो रीसेल क्या होता है? अच्छा, सेल बता दो, चलो रीसेल नहीं पता, सेल बता दो, व्हाट इज सेल? क्या सबको ऑडिबल हूं मैं? व्हाट इज सेल और रीसेल, किसी को कुछ भी पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया भी? वर्षा जी बताइए, व्हाट इज रीसेल? मैम सेल का पता है। सेल क्या होता है? मैम किसी चीज को बेचना। ठीक है जी, सेल का हमें पता है। ओके, प्रतिभा या पूजा दोनों में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज रीसेल? पूजा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्रतिभा आप बताइए। प्रतिभा, क्या आपको पता है रीसेल का मतलब? पूजा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे। चलो आप रहने दो, इट्स ओके, मैं ही बता दूं व्हाट इज रीसेल। रीसेल होता है, अच्छा आपने अपने माइक्स म्यूट कर लो। चलो, व्हाट इज रीसेल? रीसेल का मतलब होता है किसी बेची हुई चीज को दोबारा से बेचना। ठीक है, वो होता है रीसेल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेलर हूँ और मेरे पास कोई ए नाम का पर्सन पेन खरीदने के लिए आया। पेन जो था वो 10 रुपए का था। ठीक है, ओके, जो वो पर्सन था वो मेरे पास पेन खरीदने के लिए आया और वो पेन 10 रुपए का था। ठीक है, उसने मेरे को 5 रुपए पे किए, बाकी के 5 रुपए मुझे देने के लिए उसके पास नहीं थे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, उससे वो पेन वापस ले लूंगी और फिर उसके बाद उस पेन को किसी और को बेच दूंगी। दैट इज रीसेल, बेची हुई चीज को वापस लेकर दोबारा से किसी को बेच देना। क्लियर हुआ रीसेल? क्या यस मैम। ओके, ठीक है। चल, अब रीसेल जो है, राइट ऑफ रीसेल मिलता है एक सेलर को किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 54 के अंदर। सेक्शन 54 क्या बोलता है? एन अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। एक जो अनपेड सेलर है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, कब कब? ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे, इन कंडीशंस में जो अनपेड सेलर है वो रीसेल कर सकता है। पहला पॉइंट, वेयर द गुड्स आर ऑफ परशेबल नेचर। अगर जो गुड्स है वो
अप्रिशिएबल नेचर के हैं, यानी जो गुड्स है उनको वापस से यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला पेन, अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन को दोबारा बेचा जा सकता है, मैं पेन को वापस ले सकती हूँ और उसको दोबारा बेच सकती हूँ। बट अगर मैं वहीं पे बात करूं कि जो गुड्स है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, अगर मैंने किसी को चॉकलेट बेच दी है और उसने चॉकलेट का रैपर ओपन कर लिया है, तो क्या मैं उसको दोबारा बेच पाऊंगी? नहीं बेच पाऊंगी, क्योंकि वो उस टाइम तक यूजेबल टर्म में आ चुकी है, ठीक है। मैं उसको रीसेल नहीं कर सकती। तो जो गुड्स है उसका पेरिशेबल नेचर का होना बहुत जरूरी है, तभी उसको रीसेल किया जा सकता है। यानी उसका ऐसी कंडीशन में होना जरूरी है कि सामने वाला जो पर्सन है वो ये नहीं बोले कि इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। Second point, where the seller expressly reserve the right of resale if the buyer commit a default in making payment. एक जो सेलर है वो ये राइट ऑफ रीसेल यूज कर सकता है कब? जब हमारा जो बायर था उसने पेमेंट देने में डिफॉल्ट किया, यानी उसने पेमेंट पूरी नहीं की है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, where the unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit given notice to buyer about his intention to resell and buyer does not pay or tendered within a reasonable time. थर्ड कंडीशन इन्होंने बोली कि एक अनपेड सेलर कब राइट ऑफ रीसेल यूज कर सकता है? जब उसने राइट ऑफ लेन यूज कर लिया, ठीक है, हमारा जो गुड्स है उसको अपने पोजेशन में रख लिया। दूसरा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया, यानी कि जो हमारा सेलर था उसने रास्ते में ही गुड्स को रोक लिया। या फिर तीसरी चीज, उसने बायर को ये बात बताई थी कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं गुड्स को बेच दूंगी किसी और को, तो उस टाइम पे हमारा राइट ऑफ रीसेल यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये थे हमारा राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल का एक और